नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। देश का एक बड़ा वर्ग अब नौकरी से परेशान हो गया है और अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए नौकरी छोड़ने तक पर विचार कर रहा है। रिक्रूटमेंट एजेंसी माइकल पेज ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार अगले 6 महीने में 86% कर्मचारी अपनी नौकरी से इस्तीफा देना चाहते हैं। इनमें से 61% कर्मचारी ऐसे हैं जो अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए नौकरी छोड़ना चाहते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले कुछ महीनों में बेहतरीन टैलेंट का माइग्रेशन शुरू होने वाला है, जो आगे भी जारी रहेगा। लगभग 11% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कल्चर से तंग आकर नौकरी छोड़ने की फिराक में हैं। यह खबर आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि अपने देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो नौकरी के लिए अब भी धक्के खा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 45 करोड़ लोगों ने हताश होकर नौकरी की तलाश ही छोड़ दी। नौकरी छोड़ने वालों में कई ऐसे लोग हैं जो योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलने से परेशान हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2022 के बीच कुल कामगारों की संख्या 46% से घटकर 40% रह गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतनी भारी संख्या में लोग नौकरी छोड़ने को तैयार हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत से पहले यूरोप और अमेरिका में भी ऐसा हो चुका है। नवंबर 2021 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा किया गया था कि यूरोप और अमेरिका में तेजी से लाखों लोग नौकरियां छोड़ रहे हैं। अमेरिका की एजेंसी यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार अगस्त 2021 में रिकॉर्ड तोड़ 4.3 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, जो जुलाई में दिए इस्तीफों से 2,42,000 अधिक थी। जर्मनी में भी लोग तेजी से इस्तीफा दे रहे हैं। माना जा रहा है कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा काम के दबाव से परेशान हैं। इसके साथ ही अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव चाहते हैं। नौकरी छोड़ने वालों का मानना है कि कम वेतन, मालिकों के बुरे बर्ताव और ज़्यादा समय तक काम करने को लेकर वह ऊब चुके हैं। तो क्या भारत में भी अब यह ट्रेंड शुरू हो चुका है? ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार इस तरह युवाओं में नौकरी छोड़ने का ट्रेंड बढ़ा है। इससे पहले भी कई अच्छी सैलरी पाने वाले लोगों ने नौकरी छोड़कर खेतीबाड़ी शुरू की है या फिर अपनी पसंद के स्टार्टअप या रोजगार से जुड़े हैं। अभी पिछले महीने ही एक खबर आई थी जिसमें एक आईटीएन दंपत्ति ने लाखों का पैकेज छोड़ उज्जैन के पास जमीन खरीद ली और गैंती फावड़ा उठाकर खेती में जुट गए। वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स में नौकरी करने वाले एक इंजीनियर ने सालाना 3.4 करोड़ रुपए से भी अधिक का पैकेज छोड़ अपना ही बिजनेस शुरू कर दिया। जानकारी मिली कि इंजीनियर की प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें उनके मन मुताबिक चल नहीं रही थी। सवाल उठता है कि रिपोर्ट में जो दावा किया गया है कि 46% लोग नौकरी छोड़ देंगे, उनकी कहानी और इस तरह से नौकरी छोड़कर दूसरे व्यवसाय से जुड़ने वाले लोगों की मनोदशा एक ही है या वजह कुछ और ही है। हमारे साथ आज बातचीत के लिए 3 गेस्ट हैं। अर्पित, ये वही दंपत्ति हैं जिन्होंने 1 महीने पहले नौकरी छोड़कर किसानी शुरू की है, और उसके साथ स्वाति सक्सेना है और संतोष मेहरोत्रा हैं। पहले तो आप तीनों को नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। अर्पित आईटीएन है। ये हाल ही में अपनी पत्नी के साथ नौकरी छोड़कर मध्य प्रदेश के गांव में बसे हैं। इन दिनों ये दंपत्ति खेतीबाड़ी कर रहे हैं। स्वाति सक्सेना आरोग्य वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं, इंडिया डेस्क की हेड हैं। ये कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों पर खूब रिसर्च करती है। संतोष मेहरोत्रा काफी जाने माने अर्थशास्त्री हैं और भारत में लेबर इशू को लेकर खूब पढ़ते लिखते रहते हैं। तो सबसे पहले बातचीत इससे पहले कि शुरू करें, मैं संतोष मेहरोत्रा जी, क्योंकि आपने वो रिपोर्ट पढ़ी है, मैं जानना चाहूंगा कि उस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है सर? इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि हाल में जिन लोगों ने नौकरियां शुरू करी हैं पिछले 2 साल में या पिछले साल भर में, यानी कि कोविड के दौरान, वो अपनी सैलरी से तंग आकर के या अपने वर्क लाइफ बैलेंस में से तंग आकर के वो काम छोड़ना चाहते हैं और वो विकल्प ढूंढ रहे हैं, वैकल्पिक नौकरी ढूंढेंगे। ये वो ग्रेट रेजिग्नेशन नहीं है जो अमेरिका में चल रहा है। अमेरिका में और जो विकसित देश हैं उनकी तुलना में हमारे देश में आप इसलिए नहीं तो आप तुलना कर सकते क्योंकि वहां आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। आपने नौकरी छोड़ी, आपको कम से कम 6 महीने तक जीवन बसर करने के लिए पैसे आपको सोशल सिक्योरिटी फंड में मिलती।
ये जो बाकी 11 देश हैं, जिन 10 और देश, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें इंक्लूडेड है, मैंने देखा उन सब देशों में कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं मिलता। तो ये इसलिए है, ये जो हाल की रिपोर्ट है वो इसलिए है कि कोई कोविड के दौरान ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम बहुत हुआ, और जो बड़ी कंपनियां हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी हैं, उनका अगर हेडक्वार्टर्स यूरोप में है या अमेरिका में है तो उनका दिन शुरू होता है हमारी दोपहरी या हमारी शाम से। तो यानी आप रात भर काम कर रहे हैं या आपको बीच रात तक काम करना है। तो भाई कौन करना चाहता है ऐसा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आप शुरुआती दौर में हैं अपने करियर के, तो आपको वैसे भी कोई खास तनख्वाह तो मिल नहीं रही, तो ऐसी स्थिति में आपका लॉस कितना होगा। मैं भारत के संदर्भ में और अधिकतर जो विकासशील देश हैं, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं, उनके संदर्भ में बात कर रहा हूं। मैं ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की बात नहीं कर रहा, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही तुलना ये अलग अलग इनको दो भागों में बांट दिया। तो स्थिति बस ये है कि लोग उनको जो नई नौकरी में आए थे पिछले 2 साल में, उन दिनों नौकरियां बहुत थी भी नहीं, और इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो जो पैकेजेस दे रही थी वो पहले के मुकाबले कम दे रही थी। और इन्हीं कारणों से दीपक जी, हमने ये पाया है कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं हमारे देश में, उनके प्रॉफिट्स पिछले 7 साल में सबसे ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि उनकी इनपुट कॉस्ट घट गई थी और उनके सेल्स लगभग वहीं के वहीं बरकरार थे। तो अगर इनपुट कॉस्ट घट गई तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। तो स्थिति ये है। मैं इस दौर में अपनी बात अभी खत्म करूंगा। जी स्वाति, मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आप कंपनियों के कर्मचारियों से बात करती हैं, तो जो रिपोर्ट में कहा गया है उसके बारे में सबने बताया, लेकिन जो यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर उनकी मनस्थिति की बात की जाए तो वो अभी क्या है? क्या वो वाकई काम प्रेशर को लेकर परेशान है, या फिर जो सर ने कहा कि कोविड काल में कुछ लोग जुड़े थे जिनको कम तनख्वाह पे रखा गया, सिर्फ वही लोग परेशान है? देखिए, ये मैं कहूंगी कि दोनों का मिक्स है। जो सर ने बोला वो बात भी काफी हद तक ठीक है, बट दूसरी बात भी सही है कि जहाँ तक कोविड की बात है, उसके बाद से हम लोग खुद भी देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज को ये बात समझ आ रही है कि सिर्फ आप जहाँ तक टारगेट की बात करें या सैलरी की बात करें, सिर्फ उससे नहीं होगा, और आपको एम्प्लॉयज को सपोर्ट देना पड़ेगा उनके ओवरऑल वेलनेस के ऊपर। तो जहाँ पे उनको वहाँ पे गैप लगता है, तो उधर पे एम्प्लॉइज थोड़ा दे गेट कंसर्न, बट ओवरऑल आई थिंक दैट दोनों तरह से रीजंस है। एंड बहुत एंड अगेन मेरे को लगता है कि जहाँ तक इंडिया के कॉर्पोरेट की भी बात करें, हम लोग का कंट्री इतना डाइवर्स है और पॉपुलेशन साइज इतना डाइवर्स है कि कोई भी एक वजह नहीं आप पिन पॉइंट कर सकती यही वजह से हो सकता है। जनरली मल्टीपल रीजंस होते हैं इस बात के। जी जी। अर्पित, आप अपना अनुभव साझा कीजिए, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था उसमें ये डिटेल नहीं था कि आपने क्यों नौकरी छोड़ी। उसमें कहा गया था कि आप किसानी से जुड़े, आप दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो IITian रहे हैं। IIT में जाना हर किसी का सपना होता है, एक बड़ा मोटा पैकेज मिलता है, और आप वहां से छोड़ के आप खेती में जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के किसी सुदूर गांव में जाकर। तो आखिर क्या वजह रही? आप एक छोटा सा किस्सा सुनाते हुए बताएं। जी बिल्कुल। तो IIT से निकलने के बाद मेरी वाइफ साक्षी और मैंने, हम दोनों ने लगभग 6 साल नौकरी करी। काफ़ी टॉप कंपनीज में हमने काम किया, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की। US बेस्ड कंपनीज ही थी मोस्टली। लेकिन एक चीज़ जो हमें रियलाइज़ हुई इतने साल काम करने के बाद, कि करियर ग्रोथ तो बहुत ही मतलब टॉप नॉच मिल जाती है आपको, स्पेशली अगर आपको एक टेक ऑफ अच्छा मिल जाए जैसे IIT का है। लेकिन जैसे कि स्वाति ने बात करी, एक होलिस्टिक वेलबींग, एक होलिस्टिक जो आपकी खुशी होती है, हमारा मॉडर्न मतलब जो पूरा कंपनी कल्चर या जो करियर वाला जो पूरा पाथ है वो उसके लिए ऑप्टिमाइज होता ही नहीं है। और हमने भी यही पाया कि कहीं ना कहीं हमेशा एक वो नीड रह जाती है कि वीकेंड आएगा हम ये करेंगे, या कभी छुट्टी लेंगे हम वो करेंगे। तो मुझे और साक्षी दोनों को घूमने का बड़ा शौक था, लेकिन साल की गिनी चुनी वो
उंगली पे गिनने वाली छुट्टियों में हमें लगता था कि ये तो मन ही नहीं भरा हमारा। तो हमने एक्चुअली नौकरी जब छोड़ी थी तो एक एक पहलू उसका यही था कि एक तो जो हमारी दिली तमन्नाएं हैं, जो हम एक नौकरी के साथ पूरी नहीं कर पाते हैं, 12 घंटे की जो नौकरी होती है उसके साथ आपके पास कुछ भी नहीं बचता है कि आप अपने दूसरे पहलू को लाइफ में बैलेंस कर सकें। तो उनको हम समय देंगे। और दूसरा हम चाहते थे कि एक ब्रेक लेके बहुत ही बेसिक से सोचें, स्क्रैच से सोचें कि एक्चुअली हमें दिल से क्या करने का मन है। क्योंकि वो नौकरी वाले एक चक्कर में आप फँस जाते हैं, आप एक पूरे करियर ट्रैजेक्टरी में चले जाते हैं, तो एक बार उससे निकल के सोच नहीं पाते हैं कि एक्चुअली आपका पैशन या आपकी कॉलिंग क्या है। तो यही हमारी काइंड ऑफ कहानी रही है। और एकदम से तो नहीं बोलूँगा कि हमें सब कुछ रियलाइज़ हो गया, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। हमें भी लगभग 1 से डेढ़ साल लगा इस चीज़ को एक्सप्लोर करने में, कि हम दोनों अपने आप को नेचर से कनेक्टेड, प्रकृति के पास हम रहना चाहते हैं, प्रकृति से संबंधित ही कुछ काम करना चाहते हैं। और हमारी जो शहरी जीवन था, जो जॉब लाइफ थी, वो बिल्कुल भी उसके अराउंड उसके लिए कंपैटिबल था नहीं। तो कहीं न कहीं हम दोनों को ये रियलाइज़ हो गया कि हमें एक जंप चाहिए, हमें एक ट्रांज़िशन करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, पर्सनल भी और प्रोफ़ेशनल भी। और यही हमें यहाँ पे लेके आया। आज आप बता रहे हैं कि हम उज्जैन के पास एक गाँव में रहते हैं और हम खेती भी करते हैं। तो यही वो ट्रांज़िशन हमने आज से करीब 4 साल पहले किया, और अब उसी पे हम बिल्ड कर के अपनी लाइफ को यहाँ पे स्टेबलाइज़ करी है, जो कि काफ़ी नॉर्मल काइंड ऑफ मैं बोलूँगा कि मेरे पीयर्स से बहुत अलग है। जी, जी, जी। मेहरोत्रा सर, आपसे समझना चाहूँगा कि हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी है और एक बड़ा वर्ग है जो नौकरी की तलाश में अपनी आधी उम्र निकाल देता है। उस देश में जिस तरह का मतलब कहिए कि इन्होंने इरादा किया और जो फैसला लिया आखिर, क्या ये संभव है हर किसी के लिए? पहला सवाल तो ये है कि क्या हर कोई ऐसा कर सकता है? दूसरी चीज़, जो 12 घंटे का प्रेशर है, ये सच है कि कई रिपोर्ट हाल के दिनों में आए हैं, जो बताया कि कम से कम कोरोना काल के दौरान एम्प्लॉयी को 12-12, 13-13 घंटे काम करने पड़े हैं। खास करके जैसा आपने भी कहा, वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने काफ़ी लोगों को परेशान किया है। तो भारत के लिए आप कहाँ चुनौती देखते हैं आने वाले समय में? हमारे दोनों साथी जो इस पैनल में हैं, वो उस श्रेणी में आते हैं जो 0.1% शायद हमारे वर्किंग एज पॉपुलेशन या वर्कफोर्स के भाग हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, 0.1, यानी कि 99.99 ऐसे हैं जो काम मिल जाए तो भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, क्या नहीं करते। और जब ढूंढ के मतलब दुखी हो जाते हैं तो दे ड्रॉप आउट ऑफ द वर्क फोर्स। मैं आपको ये बात बता दूं कि हाल में पिछले 7-8 साल में आंकड़े हमको बता रहे हैं कि डिस्करेज्ड वर्कर फिनोमेनन, जो काम ढूंढ करके इतना त्रस्त हो गया कि उसने वो लेबर फोर्स, ऐसे लोग वर्किंग एज में जो काम ढूंढ रहे हैं, उनसे ड्रॉप आउट कर गया। मतलब वो काम तक नहीं ढूंढ रहा है, वो हालत है। तो ये हमारे जो दो साथी हैं बहुत होनहार हैं, बहुत होशियार हैं, संगठित क्षेत्र में अच्छी नौकरियां हैं इनकी, और ये इस बात के बारे में सोच सकते हैं जो ये सोच रहे हैं, विकल्पों के बारे में। 99.99 के पास विकल्प ही नहीं है, नौकरियां नहीं बढ़ रही। ये सरकार बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है इस विषय में बात करने के, बल्कि हमको ये बताती रहती है कि हमने कितनी नौकरियां असलियत में पैदा कर दी, जबकि सारे आंकड़े, सरकारी आंकड़े और सीएमआई के आंकड़े सब ये बता रहे हैं कि रेगुलर नौकरियां, यानी कि नियमित नौकरियां कम होती चली जा रही हैं। लोग या स्वरोजगारी हुए चले जा रहे हैं। मतलब इतनी बेरोजगारी वैसे ही बढ़ चुकी थी। 48 साल में इतनी बेरोजगारी हमारे देश में नहीं थी, जब 2019 में वो पहुंच चुकी थी। और पिछले 2 साल में कोविड के दौरान वो बेरोजगारी और बढ़ गई। तो ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि हमारे दो जो बड़े सम्मानित साथी हैं, वो एक
इतनी माइनॉरिटी है ये, इतनी माइनॉरिटी। और इनके पास तो फॉर्मल, मतलब फॉर्मल से मेरा मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही नहीं, इनको सोशल सिक्योरिटी थी। हमारे देश के 91% लोग ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में है, यानी कि जिनके पास कोई ओल्ड एज पेंशन का, डेथ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस का, मैटरनिटी बेनिफिट का कोई इंतजाम नहीं, और सरकार हमारी सोच नहीं रही उसके बारे में। तो ये मतलब ये बहुत अलग अलग वर्गों की बात हो रही। जी जी। स्वाति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा सर ने कहा कि ये सही बात है कि आप लोग जो है मतलब जो नौकरी बदलने की बात कर रहे हैं, नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हैं, उनका प्रतिशत बहुत बहुत कम है। भारत जैसे देश में इस तरह की बात सोचना ही बेईमानी लगती है। तो क्या आपकी जो टीम है, क्या उस तरह के लोगों पर भी कोई रिसर्च करती है जो निचले तबके के हैं, या फिर कहने का मतलब मजदूर तबके के हैं, जो आईटी और इस तरह के सेक्टर्स में काम नहीं करते हैं? क्या आपने उन पर भी कोई रिसर्च किया है? जी, तो मैं बोलूँगी कि अगेन जो ये पॉइंट है ना कि हम लोग 2 अलग-अलग चीज़ों पे बात कर रहे हैं। एक बात हो रही है कि जो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको क्या कंसर्न्स है, वो क्यों छोड़ रहे हैं, उनका स्ट्रेस लेवल क्या है, एंड वो बिल्कुल। अपने में एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात जो सर बोल रहे हैं वो अनएम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहे हैं, रादर वो एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहे हैं कि जिन लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही है, वो क्यों अनएम्प्लॉयबल है या अनएम्प्लॉयबिलिटी क्यों इतनी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है 2 बिल्कुल एम्प्लॉयबिलिटी शब्द दोनों में कॉमन है, बट अदरवाइज इसका रीजन अलग है, इसका सोल्यूशन भी अलग है दोनों का। तो उसमें कोई डाउट नहीं है, इंडिया में अनएम्प्लॉयबिलिटी है एंड वो कंसर्न है। वो बात भी हमें सबको पता है कि एक तरफ लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं बहुत, हमने सबने देखा है, डेटा भी बता रहा है। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं 2-2.5 साल में हमने बहुत नजदीकी सबने देखा है कि किसी ना किसी क्लोज को भी ये प्रॉब्लम हुई है, बट उसका सोल्यूशन अलग है। और ये जो दूसरा वाला बात हम लोग कर रहे हैं कि जो सेक्टर में उनको भी प्रॉब्लम है, और मैं इसके ठीक है लिए एक स्वाति, बात तो मेरा सब बोलूंगी आपने ठीक कहा और क्लियर भी कर दिया, हमारे दर्शकों के लिए भी ये क्लियर हो गया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो वर्क प्रेशर की बात कर रहे हैं, जी तो जी आपने पहले भी रिसर्च किया होगा, कोविड काल के बाद और पहले का रिसर्च में देखें वर्क प्रेशर को लेकर क्या फर्क पाती हैं, और किस तरह से कंपनियां जो है उनका मोनोपोली बढ़ गया है वर्करों के ऊपर? डेफिनेटली इसमें कोविड में एक बात जो बोलेंगे कि जो सिल्वर लाइनिंग है, जो इतने बड़ी पैंडेमिक पूरे दुनिया को अफेक्ट किया है, उसमें एक चीज बहुत साफ निकल के आई है कि जो एक वेलनेस की बात होती है वो बहुत अच्छे से बाहर आई है, और उसके साथ एक मेंटल वेलबींग की बात निकल के आई है, स्ट्रेस की बात निकल के आई है। और ये जो एक ऐसी चीज है जो कि हम लोग बोलते हैं कि वो एक साइलेंट पैंडेमिक है, सब में स्ट्रेस है बट हम लोग बोल नहीं पाते हैं, हम लोग आर्टिकुलेट नहीं करते। और कहीं ना कहीं ये भी आता है, जैसे कि सर ने भी बोला कि हम सबको ये लगता है कि जहाँ पे लोगों को इतनी सारी तकलीफ है उसमें हम लोग अपने स्ट्रेस की बात करें, ये क्या जायज बात है कि नहीं। बट मैं उसमें ये बोलूंगी कि जब स्ट्रेस होता है तो आपको आपको भी अफेक्ट कर रहा है, फैमिली को भी कर रहा है। एंड इसमें पैंडेमिक में ये रिसर्च जितनी सारी स्टडीज हुई है, हमने भी उसमें देखा कि बहुत बड़ा तबका है जो कि स्ट्रेस में था, उनको प्रॉब्लम हुई थी। एंड हमने जो इनफैक्ट क्योंकि आरोग्य वर्ल्ड इसमें काम करता है, हमें बहुत सारी कंपनीज ने आगे से आके अप्रोच किया था कि आप लोग बताइए कि अगर हमें मेंटल वेलनेस एंड मेंटल वेलबींग पे काम करना है तो हमें किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कोई रेफरेंस पॉइंट भी नहीं था, कोई बेंचमार्क नहीं था, कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं थी। तो हम लोगों ने हार्वर्ड के प्रोफेसर्स के साथ काम करके वो बेंचमार्किंग की थी, ताकि एक सस्टेनेबल, एक अच्छे तरीके से एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सपोर्ट कर सके। एंड उसके साथ साथ हम लोग ना सिर्फ उन तबके की बात कर रहे हैं जो कि कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम लोग उन तबके की भी बात कर रहे हैं जो कि फैक्ट्री फ्लोर पे है, जो कि कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे है, जो कि स्पोक्स में काम कर रहे हैं, जहाँ पे उनको एक्सेस है रिसोर्सेज का और ज्यादा क्रंच हो जाता है। सो हम लोग का नजरिया इसको देखने का ये है कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एंड हम लोग किस तरह से कंपनीज को सपोर्ट कर सकते हैं अपनी थिंकिंग, अपना डिजाइन प्रोसेस, अपने प्रोग्राम एक्सपर्टीज लाके, ताकि वो लोग ये मेंटल वेलबींग का जो होल आइडिया है वो सिर्फ एक तबके में नहीं रहे, बट जबकि लास्ट तक जाके जो फैक्ट्री फ्लोर पे जो वर्कर है उनको भी सपोर्ट कर सके। अर्पित, अब आपसे सवाल रहेगा, चूंकि जी, बिल्कुल। भारत जैसे देश में स्ट्रेस पे बात करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपका एक बड़ा वर्ग है जो भूख, गरीबी, आवास इन चीजों को लेकर जूझ रहा है। लेकिन चूंकि आप उससे पहले भी मतलब आपने नौकरी करने से पहले का स्ट्रेस देखा है, और आप जो आप जी। खेती कर रहे हैं उसके बाद वो जिंदगी भी देख रहे हैं, तो आप क्या पाते हैं कि क्या
वाकई स्ट्रेस जो है उस पर भी बहस होनी चाहिए और ये हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है, और अगर डालता है तो किस तरह से असर डालता है? जी, बिल्कुल। मैं एक बात स्वाति की अब और हाइलाइट करूँगा कि जब मैंने और मेरी वाइफ़ हमने नौकरियाँ छोड़ी थी, उस समय भी मैं उस कल्चर से निकल के आया हूँ जहाँ हम 12 से 14 घंटे काम करते थे। लेकिन कोविड के पहले इस बारे में आप बात नहीं करते थे पब्लिकली। स्ट्रेस मैंने अपने करीब से देखा है, फर्स्ट हैंड देखा है और आस-पास मतलब कलीग्स के लिए देखा है। एंड मैं जानता हूँ कि मैं एक लिमिटेड जॉब सेक्टर की ही बात कर पाऊँगा अपने अनुभव से। मैं पूरा स्पेक्ट्रम या मैंने ऐसी रिसर्च नहीं करी है कि मैं सबके बारे में बात कर सकूँ। लेकिन जो एक कल्चरल एस्पेक्ट है वो मेरे ख्याल से कॉमन है कि इसके पहले हम स्ट्रेस की बात करते नहीं थे और ये अब होना शुरू हुआ है। एक छोटी-सी बात ये भी शेयर करूँगा, जैसे मेरी वाइफ़ साक्षी एक योगा टीचर भी हैं और पिछले 1 साल से एक उनका इनिशिएटिव है, वो कंपनीज़ के साथ वेलनेस सेशन लेती हैं। बहुत ही सिमिलर जो स्वाति बात छेड़ रही थी। तो साक्षी कंपनीज़ के पास जो को जब अप्रोच किया उन्होंने पिछले साल, तो जो रिस्पॉन्स और जो इनिशिएटिव कंपनीज़ ने दिखाया है, कॉर्पोरेट्स ने दिखाया है कि हम अपने एम्प्लॉइज़ की वेलबीइंग के बारे में जितनी अभी परवाह है हमें और हम चाहते हैं इसके लिए इनिशिएटिव लें, इस पे रिसोर्सेज़ लगाएँ, वो डेफ़िनिटली आज से 5 साल या 10 साल पहले मैंने अपने जॉब एक्सपीरियंस में कभी नहीं देखा था। तो आई थिंक एक इंडिविजुअल लेवल पे एम्प्लॉइज़ भी इस चीज़ को समझना शुरू करे हैं और कंपनीज़ के लेवल पे एक ऑर्गेनाइज़्ड इंस्टीट्यूशनल तरीके पे भी हमने बात करनी शुरू करी है जो काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन आई थिंक कि अभी भी मतलब हम उस लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे नहीं है इस पब्लिक डिस्कोर्स में कि इससे क्योंकि कुछ चीज़ें वो होती ये हैं कि हम रिकॉग्नाइज़ करना शुरू हमने मान लिया है कि चलिए वर्क प्लेस में स्ट्रेस है। अभी भी हमारे पास उतने मैच्योर सॉल्यूशंस नहीं हैं उसके कि कैसे लोगों के वर्क आवर्स को बैलेंस करें। कैसे इंश्योर करें कि सैटरडे संडे लोग अपना फ़ोन बिना देखे अपने फैमिलीज़ के साथ गुज़ार सकें, ये आज भी संभव है नहीं। तो इसके ऊपर आई थिंक वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें और नए इनोवेशंस चाहिए, नई एक सोच चाहिए और ये हमारी वेलबीइंग को अफ़ेक्ट करता है, इसमें तो कोई दो राय बिल्कुल है ही नहीं। चलिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शक समझ पाए होंगे कि ये दोनों 2 बातें हैं। आम तौर पे जब खबरों में कोई चीज़ परोसी जाती है, तो उसको लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसका क्या पर्सपेक्टिव है और इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए। जैसा कि सर ने भी कहा कि भारत के अंदर ही 2 भारत है। एक बहुत छोटी आबादी है जो स्ट्रेस से परेशान है, लेकिन जब अमेरिका में औद्योगिक क्रांति हो रहा होगा, तब किसी को नहीं सोचा होगा कि भारत और चाइना में भी इस तरह की क्रांति आएगी और यहाँ पे भी एक तरह से उद्योग को लेकर नई प्रॉपर्टी रची जाएगी और नए तरीके से काम किया जाएगा। तो एक छोटा वर्ग जरूर है, लेकिन वो जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, हो सकता है आने वाले समय में जो लोग बाकी के सेक्टर्स के लोग हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो भी उन चीजों का सामना करें। ऐसे में मेंटल पीस और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करना बहुत जरूरी। स्वाति, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? आखिरी हाँ, मैं इसमें एक क्विकली लास्ट एक्सक्यूज मी एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहूंगी, जो कि हमने अपने काम में भी देखा है कि जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं ना, और ये आई थिंक हमारे वार्तालाप में भी निकल के आया है, हमें कहीं ना कहीं लगता है कि स्ट्रेस ऐसा चीज है जो कि एक तबके के लिए लिमिटेड होता है, बट ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो लोग लोअर तबके में होते हैं उनको स्ट्रेस का उसमें ना कोई काम हो रहा है, ना ही कुछ रिसर्च है, तो पता भी नहीं चलता है कि उनको किस लेवल का स्ट्रेस है। तो मैं बोलूंगी कि ये कोविड के बाद से ये बात भी निकल के आई कि स्ट्रेस किसी एक लिमिटेड एरिया में या लिमिटेड पॉपुलेशन बेस का प्रॉब्लम नहीं है, इट इज अ डीप रूटेड प्रॉब्लम। एंड जब हम बात करें, आई थिंक हमें उसको सोशियो इकोनॉमिक उससे उठ के देखना चाहिए कि कहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोअर इनकम ग्रुप के एडोलेसेंट्स होते हैं, उन बच्चों में स्ट्रेस का कुछ बहुत ज्यादा कुछ स्टडीज में निकल के आया कि दे हैव इनइक्वलेंट level of stress as compared to say urban kids. So I just want to say कि stress is not limited, और वो हमें लिमिट करके नहीं सोचना चाहिए। वी शुड लुक एट इट, क्योंकि अभी हमारे पास उतना डेटा पॉइंट भी नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि स्ट्रेस एंड सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर या क्राइटेरिया में क्या कहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं। अच्छा, मैं रुद्रा सर एक आखिर में आपसे कमेंट लेना चाहूंगा, क्योंकि अब प्रोग्राम की समाप्ति कर रहा हूं मैं, कि ठीक है, एक बड़ा वर्ग है जो गरीबी रेखा के नीचे है, जो नौकरी के लिए दिन रात चक्कर काट रहा है और उसे ये भी नहीं पता है कि उसे नौकरी मिलेगी कि नहीं। कई लोगों ने नौकरी तलाशना भी छोड़ दिया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता एक वर्ग जो अभी की परेशानियों से जूझ रहा है, उस पर भारत देश में बात होनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक नया रास्ता पहले से बना बनाया मिले और उसको उतनी परेशानी ना हो? क्या इस तरह की बहस होनी चाहिए कि स्ट्रेस को लेकर भी डाटा बनाया जाए? वर्क कल्चर कैसा होना चाहिए?
कोई दो राय है ही नहीं। मतलब ऐसी कोई भी बात मेरे दोनों साथियों ने नहीं कही जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। मैं पूर्ण रूप से उनसे सहमत हूँ। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इन विषयों पे, जैसे अर्पित ने कहा, इन विषयों पे बात नहीं करती थी और अब कर रही हैं। बड़ी खुशी की बात है। और योगा कोर्सेज, मैं उससे ज़्यादा, इनसे ज़्यादा आपसे ये अर्ज करूंगा कि महिलाएं काम छोड़ रही हैं। मैं संगठित क्षेत्र की और कंपनियों की बात कर रहा हूं, उनको सबसे पहले निकाला गया हुजूर, और वो उनको दोबारा काम नहीं मिल रहा है। और एक बहुत बड़ा तरीका हो सकता है उनको दोबारा लेबर फोर्स में लाने के लिए, कंपनियों में वापस लाने के लिए, कि हर कंपनी, चाहे वो मध्यम कंपनी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे छोटी इकाई हो, अगर रजिस्टर्ड है तो उसको कंपनी लॉ के मुताबिक क्रैश का इंतजाम करना चाहिए। क्रैश का इंतजाम क्यों नहीं कर रही कंपनियां? उसके बारे में कौन बात कर रहा है? मतलब द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो हमारी महिलाओं की है वो कम तो है ही है, वो सऊदी अरेबिया के बराबर की है हुजूर, और वो कम होती चली जा रही थी 2019 तक। और पिछले 2 साल में तो महिलाओं ने जो आघात बर्दाश्त किया है नौकरियों को लेकर के, वो देखने काबिल है। आंकड़े आपकी आंखों को चौंका देंगे। मतलब स्थिति बेहद गंभीर है, बेहद गंभीर है, और इसके बारे में कंपनियां नहीं सोचेंगी। ये उम्मीद ना करिए कि कंपनियां बड़ी सोचना शुरू एकदम से आपके लिए दरिया दिल हो जाएंगी। इसके बारे में सरकार को सबसे पहले सोचना है। और जो स्ट्रेस 99% लोगों के बीच में है वो ये है कि आज नौकरी गई, कब निकाल दिया जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, और इसके अलावा कल को मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं तो कहां से लाऊंगा। स्ट्रेस उनका ये है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आप तीनों हमारे साथ जुड़े और ये 3 मुस्कुराते चेहरे, मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों को ये बात समझ में आई होगी और कि स्ट्रेस लेवल क्या है और नौकरी का स्ट्रेस लेवल क्या है, दोनों में फर्क है। सरकार इस बात की गंभीरता को समझेगी और शायद कुछ रास्ते निकाले, क्योंकि जैसा सर ने कहा कि कंपनी इसके लिए कुछ नहीं करेगी, रास्ता सरकार को ही निकालना होगा। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।